नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का एक बार पुनः आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि हम लोगों ने एक टॉपिक आपका भाषा का ख़त्म हुआ, उसको पढ़ा गया और दूसरा टॉपिक और उस पर 2 टेस्ट भी हो गए। मैंने कहा था कि 2 टेस्ट होगा, दोनों टेस्ट हो गए आपके। आइए, अगला टॉपिक आपका है वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक पर आज चर्चा की जाएगी, इसका विधिवत अध्ययन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो लोग बता देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं, बल्कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं तो हम कहते हैं कि चलिए भैया बताइए कि क, ग, ज, फ। अब इसको आप क्या वर्णमाला कहेंगे? माला, वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, ना कि हम इसको वर्णमाला कहेंगे। तो जब अगर आप वैसी परिभाषा बताएंगे कि वर्णों के समूह को, तो ये तो आपका वर्णों का समूह ही था। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये सभी परिभाषा वर्णमाला की है। किसकी परिभाषा है? तो वर्णमाला की है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये सभी परिभाषा रही आपकी वर्णमाला की। अगर आपसे कोई पूछता है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो कभी ये मत बताइएगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा आपकी वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं पड़ती। तो क्योंकि हम लोग मानक हिंदी पढ़ रहे हैं, आज से आपका व्याकरण शुरू हुआ है। हिंदी व्याकरण आज से शुरू हुआ है। हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक आपका वर्णमाला है। तो उसके तहत हम मानक हिंदी पढ़ रहे हैं, जो मानकीकृत हुआ है उसको पढ़ा जा रहा है। तो वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जा रहा है, एकदम पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित रहेगा। आपको कहीं कोई त्रुटि नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मेरी तरफ से ऐसा ही प्रयास रहेगा कि कहीं कोई त्रुटि ना मिले। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग इस समय लाइव में हैं। पहले तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए ताकि सभी लोग लाइव आ सकें। और बहुत ही बेहतर क्लास है। ये जान लीजिए कि व्याकरण का ये जड़ है, मूल है, अमृत है। ये यहीं से तो प्रथम सीढ़ी पर हम लोग कदम बढ़ाते हैं। अगर यही आपका छूट गया तो बहुत ही आगे चलकर बहुत ही दिक्कत होगी। जैसे मैं संधि को शुरू करूंगा तब आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप समझ नहीं पाएंगे कैसे वर्ड को चेंज किया जा रहा है, किस वर्ड को किस वर्ड में चेंज किया जा रहा है, वर्ड क्या है, समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको संधि समझ में नहीं आती है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो आपको क्रम वाइज मिलेगा, किसके बाद क्या पढ़ना है क्रमशः मिलेगा, जोड़ कर पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं, सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, सबके पास तक पहुंच जाए।
लिंक को सभी लोग शेयर करिए, सबके पास तक पहुंच जाए, और आइए वो लोग आते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहें। तो हमने बताया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये सभी परिभाषाएं वर्णमाला की ही हैं। आइए, वर्णमाला से निकला हुआ एक वर्ण, ये आपका टॉपिक है, वर्ण। वर्णमाला में वर्ण आपका टॉपिक है। वर्ण किसे कहते हैं? तो अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियों के, सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित, सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियों, ध्वनि संकेतों को या ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित क्लास है आपकी। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जैसे, क्योंकि अब ये यहाँ पर मैं आपको अगर लिखता हूँ, जैसे जगह कम पड़ेगी फिर पुनः मुझे मिटाना भी पड़ेगा, तो सब कुछ आपको एक जगह पर दिखता हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए आप नोट करते चलें साथ साथ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल जैसी ही आपकी मर्जी, जैसे भी आपको समझ में आता हो वैसे आप करिए। आइए, तो सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या है, पूछा जाता है, क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब आपका जो वर्ण है, वर्ण के प्रकार पर आते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका स्वर वर्ण, और दूसरा है आपका व्यंजन वर्ण। क्या है दोस्तों? पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। वर्ण के 2 प्रकार हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब आइए देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अब जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन
वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब लगे हाथ हम देख लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। इसको यहाँ टाइप नहीं करूँगा, लिपिबद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इसको बहुत बाद में पढ़ना है, पहले तो हमें स्वर के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, तो अभी इसके बारे में आप बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि स्वर वर्ण के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में आपका क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी में स्वरों की संख्या है, तो बहुत आसानी से आप बता लेते हो कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है? 11 है। लेकिन अगर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है, तब आप क्या बताओगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए मुझे, मैं देखता हूं कि कितने लोगों को सही होता है। कमेंट करिए सभी लोग। हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखता हूं कि कितने लोगों का क्वेश्चन का उत्तर, ये उत्तर आप लोग सही कर पाते हो। कह रहा हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है, और मैंने बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। तो आप नहीं जानते हैं या कहीं आप पढ़े, कुछ भी पढ़े हैं, तो आप आज कंफर्म हो जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है, और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। जैसे ही पूछा जाता है कि कुल स्वरों की संख्या, वैसे आप कहते हो 13 है। गलत है, 13 नहीं है। अरे भाई, अब देखो, देख लो, छोटा बड़ा यानी अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये इतने आपके स्वर हैं, यही इतने आपके स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, आइए अभी इसी में थोड़ा सा और देखते हैं कि मात्राएं कितनी हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मात्राओं की संख्या कितनी है। मैं देख रहा हूँ।
सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मात्राओं की संख्या कितनी है। करिए। मात्राओं की संख्या कितनी है? स्वर मात्राओं की संख्या कितनी है? केवल शब्द का फेर है, उत्तर नहीं बदलेगा। शब्दावली में परिवर्तन करने मात्र से उत्तर बदल नहीं जाता, अगर मतलब वही है तो। हाँ, अगर उसका शब्दावली बदलने के बाद शब्द का अर्थ भी बदल जाता है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा कि उसका उत्तर भी बदल जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि स्वर मात्राओं की संख्या कितनी है और मात्राओं की संख्या कितनी है। ठीक है, सभी का कमेंट अच्छा है। चलिए देखते हैं। अब मात्रा, आ की मात्रा ऐसे ही तो लिखा जाता है। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा ऐसे बनती है। शायद आप लोग भूल गए हो, जैसे आप लिखते हो तो नीचे ऐसे लगा देते हो, तो यही आपकी री की मात्रा है। ठीक, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये सभी, अब देखिए, क्या इसकी भी मात्रा लिखी गई? नहीं लिखी गई, इसकी मात्रा नहीं होती है। इसीलिए मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। जितने लोग पढ़े हैं उन सभी का कमेंट में उत्तर मैं देख रहा हूँ, उन सभी का सही है। ठीक, चलिए, तो मात्राओं की संख्या कितनी है? मात्राओं की संख्या 10 है। अगर पूछ ले स्वर मात्राओं की संख्या कितनी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या उत्तर बदलेगा? यस और नो? क्या उत्तर बदलेगा? कमेंट करिए यस और नो। नो, ठीक, उत्तर नहीं बदलेगा, उत्तर यही होगा आपका। स्वर मात्राओं की संख्या भी 10 ही है और मात्राओं की संख्या भी 10 ही है। जैसे भी पूछे आपसे उत्तर आपका नहीं बदलेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमने कहा कि स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। जैसे भी पूछे उत्तर आप, क्योंकि भैया जब मात्रा स्वर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल स्वर तो 11 ही लिखे गए हैं। अब चाहे कुल कहो चाहे स्वरों की संख्या कहो, स्वरों की संख्या आपने बताया 11, तो कुल स्वर तो वही हैं, उतने तो लिखा गया है, उसमें कहीं कुछ घटाया बढ़ाया गया नहीं गया। ठीक, तो उतनी संख्या रहेगी। जैसे भी पूछे किताबों में आपको कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि कुल स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन गलत है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। कुल स्वरों की संख्या 11 है और स्वरों की संख्या भी 11 है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? जिस भी व्यक्ति को, जिस भी बच्चे को, जिस भी मित्र को, जिस भी साथी को, भाई बहन को दिक्कत हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए, अब जगह नहीं है इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा और मैं यहाँ से ऊपर से लिखूँगा, इतना मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी तरफ से जितना आसान से आसान भाषा में हो सकता है, संभव है, जितना मुझे ज्ञात है उतना मैं इसको सरल करके बता रहा हूँ। अगर तब भी आपको कहीं दिक्कत हो रही है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर ये चीज़ पुनः बता दीजिएगा, तो मैं पुनः बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, चलिए अब है कि स्वर के कितने रूप हैं। स्वर के स्वरों का वर्गीकरण अब करना है आपको। क्या करना है? स्वरों का वर्गीकरण करना है। स्वरों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कितने रूप हैं इसके। स्वरों के वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण या समय के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। कितना हुआ? कमेंट करके बताइए। मैंने कहा उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण या समय के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जीभ के आधार पर। कितना हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ को? चलिए कितना हुआ है? 5 हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं एक एक करके इन सब की व्याख्या करता हूँ, लिखता हूँ पहले। अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, अभी मैं फिर पूछूंगा इसी में, आपको कमेंट करके बताना होगा सब सारी चीज़ें। आइए देखते हैं। पहला आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपका क्या है? उच्चारण या समय के आधार पर, तीसरा आपका क्या है? मुख खुलने के आधार पर, चौथा आपका क्या है? ओष्ठ के आधार पर, पांचवा आपका क्या है? जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या है? दूसरा आप मान लीजिए ओष्ठ के आधार पर, या ओष्ठ कर दीजिए, समझते रहिए। ओष्ठ के आधार पर अगला है आपका जीभ के आधार पर, और अगला है आपका पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा ओष्ठ के आधार पर, तीसरा जीभ के आधार पर, चौथा मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, और लास्ट है आपका उच्चारण या समय के आधार पर। क्या है? उच्चारण या समय के आधार पर। ये आपके 5 वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण 5 रूपों में किया गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। आइए एक एक करके एक एक की व्याख्या करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? कमेंट करके बताइए। आपके लिए क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। फिर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो आप लोग। पुराना कुछ तो याद रहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ याद है अभी। चलिए, तो क्या क्या है उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए। मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी कि कम से कम आपको याद तो है।
4 महीने बाद भी याद है? चलिए, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या है? कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर दो। अगर आपको आ रहा है तो मुझे अति प्रसन्नता होगी कि आप लोग तीसरा भेद भी बता सकते हो। नहीं तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट किया करिए, थोड़ा सा जल्दी कमेंट किया करिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रख सकूँ और सरलतम एकदम आसान भाषा में। चलिए, तो तीसरा है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? पहला है ह्रस्व स्वर। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका संयुक्त स्वर। अब देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? मैं उसको इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ स्थान ज़्यादा है। ह्रस्व स्वर, ठीक। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? क्या आप बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसे और क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर का अन्य नाम बता दीजिए। साधारण भाषा में जिसे कहते हैं कि ह्रस्व स्वर का अन्य नाम बता दीजिए। कमेंट करिए, कमेंट करिए सभी लोग। तो चलिए, मैं बता रहा हूँ, ह्रस्व स्वर को अन्य किस नामों से जाना जाता है? मूल स्वर, मूल स्वर। और किस नामों से जाना जाता है? और किस नामों से जाना जाता है? तो इसे ही हम एक मात्रिक स्वर, इसे ही हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? मूल स्वर। अन्य नाम क्या है? एक मात्रिक स्वर। अन्य नाम क्या है? लघु स्वर। ठीक, अन्य नाम क्या है? ह्रस्व स्वर। ये सभी नाम किसके हैं? ह्रस्व स्वर के हैं। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा, कम। ठीक, तो वैसे परिभाषा बताइए, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे आप इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हो कि जिन स्वरों की उत्पत्ति का आता पता ना चले, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। यानी किस तरह से? अब इसकी संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। अब ये किसी से मिलकर नहीं बना है, किसी से मिलकर नहीं बना है, तो उत्पत्ति का पता कैसे चलेगा? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसकी उत्पत्ति का आता पता नहीं चलता, उसे हम मूल स्वर कहते हैं, या उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या उसे हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं।
क्योंकि अब ये किसी छोटा किसी से मिलकर बना है नहीं, ये स्वयं अपने में पूर्ण है, किसी से मिलकर नहीं बना है, ना तो ये ना ये, किसी में से किसी चारों में से कोई नहीं मिलकर बना है। ठीक, तो इसे हम हरस स्वर कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद है आपका दीर्घ स्वर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद में दूसरा है दीर्घ स्वर। पहला क्या था? हरस स्वर। हरस स्वर को हम लोगों ने पढ़ा कि अन्य नाम इसका मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 4 है। कौन कौन से? अ, इ, उ, री। ठीक, हरस स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों की उत्पत्ति का अता पता नहीं चलता उसे हरस स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा करते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो यही उठता है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो अब आप कह सकते हो कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षु का दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षु का दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षु का दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी परिभाषा। अब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। मैंने कहा क्यों कहा 3? बताइए आप। क्या आपको पता है कि मैंने 3 क्यों कहा? मूलतः यही है जो उत्पत्ति के आधार पर है स्वर के वर्गीकरण किए गए हैं, उनमें यही है, 3 है। इसलिए आपको 3 बताए। वो 3 कौन कौन से हैं? पहले तो परिभाषा मैंने नहीं लिखा, मैं आपको परिभाषा यहाँ पे लिख दूँ कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षु स्वर का 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षु का 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक और भी परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की दूसरी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इसका दूसरा नाम क्या हो गया? द्विमात्रिक स्वर। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? द्विमात्रिक स्वर। क्योंकि परिभाषा से सिद्ध हो रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षु का 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, या उसे भी आप कह सकते हो द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि दोनों नाम एक ही हैं, एक ही के 2 नाम हैं। जैसे आपका नाम है, किसी का नाम मोहन है, घर का नाम या लिखित नाम मोहन होता है, और बुलाने वाला नाम आपका मित्र है, साथी है, कहता है पपुआ इधर आ ना, टिंकुआ इधर आ, कठुआ इधर आ। तो ऐसे ऐसे बुलाते हैं लोग अपने तरीके से, आपकी पहचान के तरीके से आपका नाम रख देते हैं। तो उसी प्रकार से इसकी पहचान के तरीके से इसका नामकरण किया गया है। ठीक, तो कोई बात नहीं। आइए, मेरे द्वारा कहे हुए नाम सारे काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या अभी मैंने कितना बताया था? 3 है। उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या वर्तमान में यहाँ पर 3 है। अभी आगे पढ़ेंगे वहाँ पर कुछ और होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो जानते हो उसको भी बताऊँगा, जो नहीं जानते हो उसको भी बताऊँगा। मेरा तो यही काम ही है कि जो आपको नहीं पता है वो ज़्यादा बताया जाए, जो पता है वो तो आपको पता ही है, फिर भी उसको भी मैं बताऊँगा।
ठीक, अब वो कौन कौन से हैं 3, आइए देखते हैं। आ, ई, उ, आ, ई, उ, ये आपके 3 दीर्घ स्वर हैं, मूल दीर्घ स्वर जिसे आपने कभी सुना होगा, तो यही है आपका। देखिए ये आपका छोटा, क्योंकि ये समान स्वर से मिलकर बना है, ये आपका समान स्वर से मिलकर बना है। छोटा प्लस छोटा से मिलकर बना है क्या? बड़ा। ई प्लस ई से मिलकर बनी है क्या? ई। उ प्लस उ से मिलकर क्या बना है? ऊ। क्या बना है? ऊ। तो ये आपके देखिए छोटा छोटा यानी अ प्लस अ, ये दोनों समान ही तो हैं, क्या अलग अलग हैं? नहीं, समान हैं। तो समान स्वर से मिलकर जो बना है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। उत्पत्ति के आधार पर है, ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिए दिमाग में कि किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, उसके बाद आपसे पुनः चर्चा करता हूँ, ठीक? गला सूख रहा है, खांसी आ रही है, देख रहे हैं आप लोग। आइए देखते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी रही यहाँ पर? 3। अब इसके बाद आते हैं अगला है इसमें लास्ट है आज का आखिरी स्टेप, आखिरी टॉपिक चल रहा है आपका संयुक्त स्वर। इसको आइए पढ़ लेते हैं, संयुक्त स्वर को। संयुक्त स्वर, आइए देखते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। ध्यान से सुनिए परिभाषा। ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, या ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? आइए देख लेते हैं कि इसकी संख्या कितनी है और कौन कौन सी है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी संख्या 4 है। कितनी है? इसकी संख्या 4 है। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, आओ। 4 हुआ। यही चारों आपके संयुक्त स्वर हैं। क्यों है, कैसे हैं, आइए देखते हैं। हमने परिभाषा में तो बता दिया भैया कि ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। वो अलग अलग स्वर कौन हैं? वो भिन्न भिन्न स्वर कौन हैं
जिससे मिलकर आपका ये स्वर संयुक्त स्वर बन रहा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ए किससे मिलकर बना है, कमेंट करिए, बताइए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ए किन किन स्वरों से मिलकर बना है, करिए। ए आपका किन किन स्वरों से मिलकर बना है। ठीक ठीक, सभी लोग कमेंट किया करिए। ए आपका अ प्लस ई से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अ प्लस ई से मिलकर बना है। अब देखिए अ और ई दोनों समान तो नहीं है ना, क्या आपको समान दिख रहे हैं? हाँ, नहीं, समान तो नहीं है। आ आपका अ है, ई आपका ई है। ई आ नहीं हो सकता, आ ई नहीं हो सकती। ठीक, चलिए अब बताइए आय किससे मिलकर बना है? तो आय आपका ओ प्लस ए से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अ प्लस ए से मिलकर बना है। और ओ किससे मिलकर बना है? क्या आप बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ओ आपका किससे मिलकर बना है? अ प्लस उ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अ प्लस उ से मिलकर बना है। और आओ आपका किससे मिलकर बना है? अ प्लस ओ, अ प्लस ओ से मिलकर बना है। ए अ प्लस ई से मिलकर बना है। आई अ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ अ प्लस उ से मिलकर बना है। आओ अ प्लस ओ से मिलकर बना है। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? तो चलिए यहाँ तक अब एक बार पुनः मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आपको ये अगला टॉपिक अगले दिन बताया जाएगा। ओष्ठ के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ये सभी अगले दिन बताया जाएगा। तो देखिए हमने कहा कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सी परिभाषा बताई गई। वर्ण किसे कहते हैं? तो सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। अब बताया गया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इसके बाद आपका वर्ण को वर्गीकृत किया गया। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। फिर मैंने बताया स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। फिर हमने देखा कि स्वरों का वर्गीकरण किया गया। स्वर को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, उच्चारण या समय के आधार पर। फिर हमने एक की व्याख्या की उत्पत्ति के आधार पर। स्वर के भेद में इसके 3 भेद: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक, अब हमने ह्रस्व स्वर बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों की उत्पत्ति का अता पता ना चले उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे मूल स्वर कहते हैं, उसे एकमात्रिक स्वर कहते हैं। कुछ भी कह सकते हो इसमें से, ये सभी उसी के नाम हैं। इसकी संख्या कितनी है? मैंने बताया था 4 है। कौन कौन से? तो मैंने बताया अ, ई, उ, री, ये 4 मैंने बताया था। इसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या मैंने बताया, देखो यहाँ पे लिखा गया है 3 है। अब आपका यहाँ पर दिखाया गया है आ, ई, ऊ, ये तीनों आपके दीर्घ स्वर हैं। किससे मिलकर? क्यों दीर्घ है? क्योंकि समान स्वरों से मिलकर बना है।
अ से मिलकर ई से मिलकर ऊ से मिलकर ऊ से मिलके ऊ बना है, ई से मिलके ई बना है, और अ से मिलकर आ बना है। इसके बाद आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे स्वर जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो दो भिन्न स्वरों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसकी संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए, आए, ओ, आओ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अ प्लस ई से मिलकर क्या बना है? ए। आ और ई दोनों अलग अलग हैं कि नहीं हैं? हैं। अ प्लस ए से मिलकर क्या बना है? आए। आ और ए दोनों अलग अलग हैं कि नहीं हैं? तो हैं। अ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना है? ओ बना है। और आ प्लस ऊ दोनों अलग अलग हैं? हैं। और अ प्लस ओ से मिलकर क्या बना है? औ बना है। अ प्लस ओ दोनों अलग अलग हैं, ठीक हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। बताइए, आपके लिए है पहला क्वेश्चन कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है। जो मैंने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है, सभी लोग कमेंट करिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? सभी लोग बताइए कमेंट करके। आपको बताया गया है, दिख भी रहा है। कितने आधार पर किया गया है? ठीक, 5 आधार पर। ठीक, पहला उत्पत्ति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जहाँ पर भी रहिए सावधान रहिए, और अपनी इस पढ़ाई को बरकरार रखिए। जय हिंद,